मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्ट 5, जो किसके बारे में बात करता है, संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कितने भागों में डिवाइड है, 5 भाग में। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, तो इसी कार्यपालिका को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने भाग में, 5 भाग में। तो इसका जो पहला भाग है वो किसके बारे में है, प्रेसिडेंट के बारे में, और हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल इसका पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम इसका सेकंड पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पावर एंड इसके फंक्शन। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, तो ये तो जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी कार्यकारिका के कार्य होंगे, वो सारे के सारे किसके नाम पर किए जाते हैं, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सब पर नियुक्ति अगर किसी की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे पीएम की नियुक्ति वो कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर होंगे हमारे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे या मेंबर्स होंगे, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो नियुक्तियों से संबंधित मतलब एक तरह से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन पर अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उससे संबंधित पावर हमारे संविधान में किसके पास दी गई है, राष्ट्रपति के पास दी गई है। और इन्हीं पावरों को बोला जाता है किस तरह की है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। हो गया क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं लेजिस्लेचर पावर, या इसको बोला जाता है विधायी शक्तियाँ। ठीक है, अब ये कानून से संबंधित होंगी। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब होगा कानून। देखो, तो संसद के सत्रों को बुलाना, समन करना, ठीक है, तो सत्र को बुलाना तो कौन बुलाता है, उसको प्रेसिडेंट ही बुलाता है। संसद के सत्रों को क्या करना, खत्म करना, प्रोरोग करना, ये भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, लोकसभा को भंग करना, ये भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आर्टिकल 108 के तहत, तो वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। पोस्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है, पहला एड्रेस किसका होगा, हमेशा किसका होगा, प्रेसिडेंट का। जब भी भारत में आम चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो पहला संबोधन आएगा पूरी नई लोकसभा को, वो हमेशा किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि आम इलेक्शंस के बाद का पहला जो संबोधन आएगा नई लोकसभा को, न्यू इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है, ये पहला संबोधन हमेशा किसका होगा, प्रेसिडेंट का। हर साल फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर फर्स्ट एड्रेस किसका होगा। देखो अभी जैसे बजट सत्र शुरू हुआ, तो बजट सत्र से पहले ध्यान रख लेना, सबसे पहला जो संबोधन आता है, पहला एड्रेस आएगा, तो वो भी किसका आता है, प्रेसिडेंट का आता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्वालीफाई करना हो किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ईसीआई। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई जब हम पढ़ेंगे ना कि कैसे सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो 3 तरीके आएंगे। उनमें से एक तरीके पर ध्यान रख लेना, डिस्क्वालीफाई जो है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसको मैं वहीं कवर करवाऊंगा आप लोगों को, बस फिलहाल के लिए इतना याद रख लेना कि जब भी सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा,
ठीक है। तो उस डिस्क्वालीफाई करने का जो काम है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, किसकी सिफारिशों पर करेगा, तो ईसीआई कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कहने पर, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति होगी आर्टिकल 123 में, ये भी किसके पास है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, मतलब अगर टेम्परेरी, अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, और अगर देश के लिए अर्जेंट कानून चाहिए तो कानून बनाने की राष्ट्रपति की उसी शक्ति का नाम क्या है, ऑर्डिनेंस। लेकिन ये जो शक्ति होगी कैसी होगी, ये टेम्परेरी होगी। क्लियर, बस ये सारी की सारी कैसी पावर हुई उसकी, लेजिस्लेटिव पावर हुई, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो समन ये ध्यान रखना क्या होता है, प्रोरोग वो ध्यान रख लेना, लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा याद रखना। उसके बाद आता है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, कमांडर इन चीफ कौन होगा, तो मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा। जितने भी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इनके जो चीफ हैं, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करना हो, मतलब युद्ध की घोषणा करनी हो, ठीक है, या फिर शांति की पहल करनी, मतलब शांति जो है भाई बोल दिया कि युद्ध खत्म हो गया, अब शांति स्थापित हो रही है दो देशों के बीच में, तो उसकी घोषणा भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर। दरअसल में जब हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो वो आपको एक शब्द हर बार आएगा कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो उसे सिर्फ और सिर्फ किसकी सलाह पर काम करना है, मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना है, ठीक है। कुछ मामलों में वो अपनी जो है डिस्क्रिशन पावर, मतलब अपनी विवेकाधीन शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। कब करेगा, कैसे करेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो किसकी एडवाइस पर भी काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करते हैं। तो जितनी भी ये नियुक्तियाँ हैं ना, जितनी भी ये नियुक्तियाँ हैं, ये सारी की सारी कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। लेकिन किसके कहने पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है हमारे यहाँ पर, वो कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। बस ये है, जितने भी ये काम है, विधायी पावर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है, ये भी अगर परफॉर्म करेगा तो किसके कहने पर परफॉर्म करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करेगा। तो अमूमन ऐसे याद रखा जाता है कि राष्ट्रपति जो है एक तरह से कठपुतली है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों की। जैसे वो कहा जाएगा वैसे इसको करना ही पड़ेगा। और उसकी सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए। उसके बाद आता है डिप्लोमेटिक पावर, रणनीतिक शक्तियाँ, ठीक है। तो जितनी भी ट्रीटियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो वो किसके नाम पर की जाती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। मतलब दो देशों के बीच में अगर संधि साइन हो रही है ना, कोई भी संधि, कोई भी ट्रीटी साइन हो रही है, कोई भी समझौता हो रहा है, तो वो किसके नाम पर किया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। लेकिन करता कौन है उसको, पीएम, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा विदेशों में जो भारत, देखो अब हर देश में भारत की क्या है, एम्बेसी है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, एम्बेसडर लगेंगे, राजदूत लगेंगे। तो ये इनको इंडिया से भेजा जाएगा कहाँ, अलग अलग देशों में, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा हर देश से एम्बेसडर भी आते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी हाजिरी किसके पास लगाएंगे, किसके पास लगाएंगे, राष्ट्रपति के पास। तो देखो रिसीव करता है फॉरेन एम्बेसडर को, ठीक है, कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति रिसीव करता है, ठीक है। तो भारतीयों, जो भारतीय राजदूत हैं उनको विदेशों में नियुक्त कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और जो फॉरेन के एम्बेसडर हैं उन्हें भारत में अगर आना है तो सबसे पहले हाजिरी या मुंह दिखाई किसके पास करनी है, उनको अपनी प्रेसिडेंट के पास करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मतलब वित्तीय शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो मनी बिल जब भी लाया जाएगा, धन विधेयक, ठीक है, जब भी लाया जाएगा आर्टिकल 110 के तहत, तो प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है, तो किसकी पूर्वानुमति से लाया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा किसकी पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है, तो हाल फिलहाल में बजट हमारा पेश हुआ है, नहीं हुआ, तो बजट के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, और शॉर्ट में बोल देते हैं उसको यूनियन बजट, ठीक है। तो आर्टिकल 112 के तहत तो किसकी ये जिम्मेदारी है कि
कि हर साल जो है बजट को संसद में प्रस्तुत करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी? ये हर साल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ही है। इसके अलावा हर 5 वर्ष के बाद फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो हाल फिलहाल में जो हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन है, तो इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से उस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा क्या रहेगी? संभावना रहेगी। इसके अलावा भारत की जो आस्मिकता निधि होती है, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी किसके पास रहता है? हमारे पास प्रेसिडेंट के पास रहता है, ठीक है। तो मनी बिल किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। बजट को पेश करवाना किसकी ड्यूटी है संसद में? राष्ट्रपति की क्या है? ड्यूटी है। इसके अलावा हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करना है, तो किसका जिम्मेदारी है? ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारत की जो आस्मिकता निधि होती है, इसका संरक्षक कौन है? तो वो भी कौन है? राष्ट्रपति ही है, ठीक है। इसके अलावा फिर आती है हमारे पास इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर के अंतर्गत आएंगी हमारे पास 3 तरह की। एक आएंगी हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। फिर उसके बाद आएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ठीक है। इन सब की घोषणा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे।